Hello, good morning, F5 Econ students. Hello, Morning, ma'am. good Good morning. morning. Good morning. Let's start. Okay, so yesterday we were talking about the Magna Carta. Am I right now? Magna Carta. Yesterday we were talking about the Yes, Magna Carta. ma'am. Okay, now let's go ahead. Today we will discuss about that. Once again, I will repeat that little bit the natural rights theory. That natural rights theory first germinated in the Hobbes theory of the ethic basis of our politics. According to Hobbes, all men are actuated by the appetite for the self-preservation and self-expansion, just as everybody tends to mechanically to pursue the line of his originally direction. Man then naturally desire power. Every man then free to use as far as he can his own powers at his desire pays to the further his own interest. To express this natural fact in the terms of politics, he has the right to do so. तो हॉब्स ने आपको क्या बताया? हॉब्स की हम बोलते कि एक पर्टिकुलर बुक था, उन्होंने उस बुक में क्या बताया कि थियरी ऑफ एथिक्स एज बेसिस फॉर पॉलिटिक्स। तो जैसे पॉलिटिक्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि जैसे जब पॉलिटिक्स के बात आता है तो जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। मीन्स यहाँ पे उसने क्या बताया कि दैट एवरीबॉडी शुड हैव गिवन द राइट दैट सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ एक्सपांसन, कि मैकेनिकली कि वहाँ पे जैसे हम बोलते कि जैसे काम किया जाता है, हम बोलते कि ओरिजिनली वहाँ पे पॉलिटिक्स में काम करने के लिए अपने अपने बारे में सोचना और अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में या सेल्फ एक्सपेंशन सबको ये टोटली आपको ये राइट दिया गया है। तो जितना भी हम बोलते कि यहाँ पे मैन हो वीमेन हो कोई भी हो, तो जितना भी उनका डिज़ायर होता है कि उनका जितना भी इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल उनको जो कुछ भी डिज़ायर अगर वो पॉलिटिक्स में है तो उनको ये हक दिया गया है। डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। हॉब्स agrees that the assertion of the freedom and the right to each individual man to preserve oneself bring him into the conflict with exercise of the same right and freedom by his fellow। तो हॉब्स यहाँ पे आपको जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ये सबको दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं, गलत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी वजह से क्या होता है कि दो व्यक्ति के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइजेस होता है। Then the choices of individuals in the society clash. The result of unlimited exercise of the natural rights then will lead the bellum of omnium counter ohms that were by the all against all। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई भी जब चीज़ का हम ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए घातक हो जाती है या नुकसानकारक हो जाती है, कि जैसा आपको राइट दिया गया है, आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ़ अपने बारे में सोच के दूसरों का नुकसान करना ये गलत बात है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे से ज़्यादा जब नेचुरल राइट्स का ओवर यूज़ होता है तो वो कहीं न कहीं युद्ध की तरह या हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरह हमें सोसाइटी में दिखाई देता है। The natural condition of the mankind is hence once in a which all men are at war with one another and resulting in the curtailing of the natural rights in the some part of the other। कि आपको यहाँ से ऐसा बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जब भी ह्यूमन बीइंग को नेचुरल राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है तो उसका सही तरीके से जब उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर क्या होगा? तो लड़ाई झगड़े होंगे या मन में कड़वाहट होंगी, या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल हम पैसे दे के हम टिकट खरीदते हैं, ओके? तो पैसे दे के हम जब टिकट खरीदते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने पैसे उसका पेमेंट किया है, लेकिन पूरा बस खरीदा है इसका ये मतलब नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? हेलो, डू यू मैम फिर से अंडरस्टैंड? बताइए।
यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जो नेचर राइट्स दिया गया है ना, उसका किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जब हम कहीं पे भी हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो पैसा दे के हम टिकट खरीदते हैं, एम आई राइट। वो जगह हम प्रिजर्व करते हैं कि जहाँ पे हम बैठने वाले हैं। लेकिन कभी कभी आपने ऐसे देखे होंगे कि जैसे बस में या ट्रेन में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं कि एक सीट का रिजर्वेशन उनका होता है, लेकिन पूरा फैल के बैठे हैं कि पूरा का पूरा वो सीट उन्होंने रिजर्व करके रखा है। बाकी के लोग खड़े फिर भी वो उनको जगह नहीं देंगे, बाकी के लोग खड़े हैं उनको जगह नहीं देंगे, तो ये सही बात नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ। तो Yes, Yes, आपको ma'am. जितना राइट दिया गया है कि फॉर ma'am. एग्जांपल जैसे आपका टिकट टिकट होता है उसमें पूरा उस सोसाइटी का भी हाथ होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप इतना पैसा चुका रहे हो तो आपके जितना सीट है उतना ही आपको वहाँ पे बैठना मीन्स आपके लिए रिजर्व है। पूरा का पूरा सीट आप रिजर्व करके नहीं बैठ सकते या फैला के नहीं बैठ सकते। कि दूसरा है फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे हम जब जाते हैं, लाइब्रेरी हो या गार्डन हो या कहीं पे भी हम जब जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्पिटल में जब जाते हैं, तो क्लीनलीनेस रखना ये हमारा काम है, क्लीनलीनेस रखना। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेसेस में जैसे वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, तो हम सभी लोगों की सोच तब क्या बन जाती है कि हाँ इसमें इतना क्लीन रखने की ज़रूरत क्या है। कि फॉर एग्जांपल जब आप ट्रैवलिंग करते हैं बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी कि जहाँ पे हम होटल ढाबा वगैरह होता है, वहाँ पे जैसे पब्लिक प्लेसेस में जब वॉशरूम में जाए तो आपको इतनी बदबू आती है कि शायद हम वहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पे हर एक की ड्यूटी है कि आप इस्तेमाल करते तो आप उसको क्लीन भी रखा करो। समझ में आया? इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्लीन Yes, रखने ma'am. की Yes, ma'am. जिम्मेदारी हमारी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे घर में जितना क्लीन रखते हैं उतना बाहर के प्लेसेस में जब पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो वो भी क्लीन रखना चाहिए। दूसरा है एक एग्जांपल आपको देते हैं कि कुछ लोगों को फूल तोड़ने की आदत होती है कि जैसे पब्लिक प्लेस में गार्डन में जा रहे तो अच्छे फूल फूल वहाँ पे पौधों पे अच्छे लगते हैं या फूल हम बोलते हैं कि भगवान के सामने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा फूल तोड़ देते हैं या उसका हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि मॉन्यूमेंट्स है या हम बोलते हैं कि कहीं पे हम घूमने गए या ताजमहल वगैरह, तो ताजमहल जो टूरिस्ट वगैरह जो घूमने वगैरह जाते हैं तो कुछ टूरिस्ट हमको ऐसे दिखा देते हैं कि वहाँ पे अपने मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि वॉल पे लिखना या वगैरह, मीन्स ये प्रकार का हम बोलते हैं कि पॉलिटिंग करते हैं, तो जो एक एनवायरनमेंट को भी अच्छा नहीं है और जो हमारा बोलते हैं ना कि जो कल्चर वो भी हम बिगाड़ रहे हैं। तो आपको राइट दिया गया है कि आप फ्री घूम सकते हो, पर इट डजंट मीन कि आप उसका नुकसान पहुंचा रहे हो। नुकसान करने का हक आपको दिया गया नहीं है। समझा? समझा? Yes, ma'am. ओके। आगे देखते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ऑल मैन आर इक्वल इन द पावर अकॉर्डिंग टू हॉब्स। तो हॉब्स क्या बताते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेंट मीन सबको जितना पावर आपको सबको इतना पावर दिया गया है कि उसका सही तरीके से आप इस्तेमाल करिए। इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी वन इंडिविजुअल टू असर्ट हिज विल बाय क्रशिंग द विल्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे आपको कैसा बताया कि हर एक मीन्स यहाँ से बिलीव किया जाता है कि मेरी डिज़ायर सबसे बेटर है, दूसरों की डिज़ायर अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल था दैट एवरीबडी इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू असर्ट हिज विल बाय क्रशिंग द विल्स ऑफ अदर्स। कि दूसरों की इच्छा को मार के जब अपनी इच्छा पूर्ति की जाती है तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि जैसे धन कमाते हैं तो धन कमाना सबके लिए सबको राइट दिया गया है कि सबको अपना जीवन गुजारने के लिए धन कमाना चाहिए। लेकिन वो जब धन सही तरीके से हमारे घर में है तो वो खुशियाँ लाते हैं, समाज हम बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन हमारे हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन वो सब कुछ हमारे घर में लेके आते हैं। जैसे आपको सबको पता है हम सबको पता है कि हम बोलते हैं कि एक नंबर का पैसा और दो नंबर का पैसा। एक नंबर का पैसा मीन्स जो नीति से कमाया है वो, और दो नंबर का मीन्स जो हम बोलते हैं कि किसी को चीटिंग करके या किसी को फंसा के किसी के पैसे लेकर, तो वो कभी भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। जैसे है जितना है जिससे है उसमें भी हम खुश रहें और जैसा ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते ऑनेस्टली जब उसका मेहनत करें तो वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, Thus, ma'am. compromise is only the way out if complete social chaos has to be avoided। तो
जैसे हम बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट हर जगह पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट करना मीन्स फॉर एग्जांपल वो रिलेशन हो, या हम बोलते कि एक हम बोलते कि कमाने का कोई जरिया हो या कुछ भी हो, तो जहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जब लालची हो जाता है तो उसको बहुत सारे मीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं. दिस कॉम्प्रोमाइज टेक द फॉर्म ऑफ डेलिबरेट क्वेस्ट फॉर पीस कॉल्ड बाय हॉब्स फर्स्ट लॉ ऑफ द नेचर. तो हॉब्स ने ये पहला नेचर बताया है कि नेचर का, कि नेचुरल लॉ का जो पहला जो फीचर्स है, तो शांति, सबको शांति चाहिए. लेकिन उसके लिए हमें खुद क्या करना पड़ेगा, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है. तो शायद आपको ये पता होगा कि आजकल बहुत सारे योगा क्लासेस चलते हैं, एम आई राइट, रेकी क्लासेस चलते हैं, फिर मेडिटेशन के क्लासेस यस। भी चलाए जाते हैं. क्यों लोग जाते हैं? सबके पास पैसा भी है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान है कहीं ना कहीं शांति ढूंढ रहा है, क्योंकि इंटरनली वो शैलो है, इंटरनली सब हेलो है, मीन्स क्या बोलते हैं कि खोखलापन, कि हाँ ऐसे भले ही बता दे कि चेहरे पे से मुझे कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है. तो सबके लिए हम बोलते हैं कि जैसा हम एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, जितना एक बेसिक नीड्स चाहिए हमारे जीवन जीने के लिए, वो सबके पास नहीं है. द इंडिविजुअल्स willingness to refrain from exercising his full freedom and natural right to be contented with so much liberty against other, he would allow himself the second law of the nature. यहाँ पे क्या बताया, द इंडिविजुअल्स willingness to refrain from exercising his full freedom and nature right to be contented with so much liberty against her अगेंस्ट हर मैनकाइंड. तो जैसे आपको बताया कि फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, कि फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है. कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको घर में, जैसे आप यंगस्टर हैं, आपको घर में रोका टोका ना जाए, या हमको आपको रोका टोका ना जाए मीन्स आपको क्वेश्चन ही ना पूछे जाए, आपकी रोक ना लगाई जाए, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, सही दिशा में जाएंगे या गलत दिशा में जाएंगे? अगर आपको कोई रोकने गलत टोकने, दिशा में। गलत दिशा में, गलत दिशा में। अगर ये, गलत। हाँ ये सोचिए कि अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला होता है, आपको डांटने वाला होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, आपका भला चाहता है. ये बात हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखिए, कि आपको कभी कभी जो डांटा जाता है तो हाँ मेरे लिए अच्छे लिए बोल रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए बोल रहे, मेरे वेलफेयर के लिए बोल रहे, ना कि उसका गुस्सा आप उसको रिवेंज के टाइप से निकालिए. सो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सुधारने का, या आपको जो सही दिशा दिखाने का काम आपके टीचर्स करते, आपके पेरेंट्स करते, तो उसका सही मतलब निकालना चाहिए. समझा? समझा? हाँ या Yes, ना? ma'am. ओके. यस देन मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे देखिए, सो मच म्यूचुअल ट्रांसफरिंग ऑफ द राइट हॉब्स कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट. कि जब ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको राइट्स दिया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, म्यूचुअल ट्रांसफरिंग, कि उसका सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? तो एक तो समाज का भाग है हम लोग, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में रहते तो सोसाइटी के अनुसार अनुसार से ही चलना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल कि हाँ हाँ, फॉर एग्जांपल आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि जैसे हम होते कि फॉर एग्जांपल जितना इनकम होता है उतना हमारा टैक्स हमको पेमेंट पे करना पड़ता है. तो हम यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर टैक्स न मिलने की वजह से जो सरकार होती है वो बहुत सारी जो चीज़ें होती है, कि जो हम बोलते हैं कि डेली लाइफ में जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस पर दाम बढ़ा देती है, फिर हम सरकार को ही गालियाँ देते हैं. तो उसका मतलब ये है कि सरकार के पास पूरा पर्याप्त पैसा नहीं है, उनके लिए उनको पैसा चाहिए. तो जितना भी मीन्स 100 में से आई थिंक 10% लोग टैक्स भरते होंगे, बाकी के 90% लोग टैक्स नहीं भरते. तो जिसकी वजह से सरकार को क्या करना पड़ता है, दाम बढ़ाना पड़ता है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ. सो म्यूचुअल ट्रांसफरिंग राइट आपको दिया गया है, आप भर दीजिए. फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल हम लाइट बिल इस्तेमाल मीन्स लाइट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कि सब हमने उसका बिल ही नहीं भरा, तो फिर क्या होगा, 1 महीना नहीं भरा, 2 महीना नहीं भरा, तो फिर क्या होगा, डबल हो जाएगा ना.
क्या हो जाएगा, Yes, ma'am. डबल हो जाएगा। तो मीन्स महीने महीने में, या फॉर एग्जांपल जैसे फीस के बारे में बात करते हैं, स्कूल फीस हो या कॉलेज फीस हो, कहीं ना कहीं तो आपको भरना तो है, आज नहीं कल आपको भरना है। तो जब आपके पास आपकी व्यवस्था होती है तब आप भर दीजिए, या उसमें कोई कंसेशन नहीं होता है, समझा, उसमें कोई कंसेशन नहीं होता है। तो जैसा जितना भी आपको राइट Yes, दिया ma'am. गया है उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया, समझ में आया। Yes, ma'am. हाँ, आगे Yes. देखते हैं। देन चीफ Yes, ma'am. एक्सपोनेंट ऑफ द नेचर राइट थियरी एज अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड टुडे वाज गिवन बाय द जॉन लॉक। तो अभी जो हम बोलते हैं कि नेचर राइट्स थियरी पे बहुत सारे जो फिलोसोफर्स रह चुके हैं, हॉब्स हैं, या हम बोलते हैं कि जॉन लॉक, वो उनसे दिया गया है। तो उसकी वजह से नेचर राइट्स थियरी को समझना और उसको अपने डेली लाइफ में, अभी के लाइफ में, रिसेंट टाइम में, कलयुग में उसको एक्सेप्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। He developed his philosophy within the framework of the 17th century humanism and political activity। तो ये जो हम अभी का जो ट्रेंड देख रही है, या जो जॉन लॉक ने ये नेचर राइट्स थियरी बनाई है, तो वो उसने 17th सेंचुरी में बनाया था। कि उसने ह्यूमनिज्म क्या मीन्स, ह्यूमनिज्म क्या, डिग्निटी क्या, ह्यूमन डिग्निटी क्या है, ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, पॉलिटिक्स एक्टिविटी क्या होती है। तो ये उसको हम बोलते हैं कि 17th सेंचुरी में स्टार्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं कि एज ऑफ एनलाइटमेंट। लॉक इमेज इन द ह्यूमन बींग्स एग्जिस्टेड इन द स्टेट ऑफ नेचर। कि जो मानव अस्तित्व है, हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, उसका एग्जिस्टेंस हम बोलते हैं कि उसके नेचर के हिसाब से है, नेचर के हिसाब से। कि फॉर एग्जांपल आपको हर एक जो बंदा है अलग अलग दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है मीन्स रूप रंग हो, या उसका स्वभाव हो, उसके फीचर्स हो, उसके मेरिट्स हो, उसके डीमेरिट्स हो, तो कैसे दिखाई देते हैं आपको, अलग अलग दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, हाँ या ना। हम सब एक Yes, जैसे हैं ma'am. क्या, कि हमारी 5 उंगलियां हैं फिर भी हमें 5 उंगलियां कैसी No. आती है, हमारी No. अलग अलग होती है। ओके, कोई स्मॉल है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई अलग थीन है, अलग। कोई फैट है। तो यहाँ पे सबका एग्जिस्टेंस कैसा है, अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। In that state, the man and women lived in the freedom, able to determine their own action without being subjected to the will or the authority of the other। तो जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, हम फॉर द एग्जाम्पल, ये 17th सेंचुरी की बात मीन्स इंग्लैंड की बात की गई है, वहाँ पे ऐसा बताया गया था, जॉन लॉक ने ऐसा बताया था कि मैन एंड वीमेन आर इक्वल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट योर इंडियन सोसाइटी, दो मैन एंड वीमेन आर नॉट इक्वली ट्रीटेड। हमारे यहाँ पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। दैट आवर सोसाइटी इज कॉल्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वी ऑलरेडी स्टडीड इन द सेमेस्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे पुरुष प्रधान हम बोलते कि समाज है, यहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे देखते हैं। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड द हैजार्डस ऑफ द स्टेट ऑफ फ्रीडम, hazardous state of freedom, that men and women entered into the social contract। कि जितना ज़्यादा आपको फ्रीडम दिया गया है उसका सही तरीके से जब इस्तेमाल ना किया जाए, उसको अवॉइड करने के लिए, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैन एंड वीमेन बोथ आर इक्वली ट्रीटेड, सबको एक जैसा मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि समाज जो चलाना है, तो जब लड़कियों की संख्या कम होती है, लड़कियां कम होती है, तो भी समाज नहीं चलने वाला, और जब लड़के कम होते तो भी समाज नहीं चलने वाला। दोनों इक्वल है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है, तभी जनरेशन आगे बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। Yes, ma'am. हाँ, देन आगे देखते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Individuals set up the political authority with the retention of the natural rights। कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे भारत की हम बात करें तो सबसे मीन्स जब पॉलिटिक्स फील्ड की बात आती है, पॉलिटिक्स का फील्ड आता है, तो वहाँ पे जो स्त्रियों का योगदान है वो हमेशा हमें कैसे दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। तो ये आपको क्या बताता है कि जैसे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आजकल का छोड़ दीजिए, जैसे मीन्स हम बोलते कि 1947 की बात करें, 50-60 की बात करें, तो जो लड़कियों का योगदान या स्त्रियों का जो योगदान था पॉलिटिक्स में, वो कैसा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। लेकिन आज के हिसाब से आज सभी आजकल सभी फील्ड में, या दैट वीमेन आर ऑलरेडी एंटर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ द सोसाइटी, कि वहाँ सब वो पहुँच चुकी हैं। Then government was hence obliged to protect the nature rights of the subject।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का काम क्या है कि नेचर राइट्स थियरी उसको प्रोटेक्ट करना। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। Then next point is the scientific and intellectual achievement of the 17th century symbolizes by the discoveries of Galileo and Newton, that materialism of the Hobbes, rationalism of the Descartes and the Leibniz, and the pantheism of the Spinoza, and finally empiricism of Bacon and Locke encourage belief in the natural law and universal order. तो जैसे हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं तो 17th सेंचुरी में जैसे हॉब्स है, जॉन लॉक है, गैलीलियो है, न्यूटन है, अपने फिलोसॉफी के थ्रू उन्होंने समाज को कुछ न कुछ दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल गैलीलियो का डिस्कवरी और न्यूटन का जो हम बोलते कि लॉ है वो हमको सबको पता है, वो दिया। फिर हॉब्स ने मटेरियलिज्म की थियोरी दी। फिर डिस्क्रेट्स और लिबनिज ने रेशनलिज्म की थियोरी दी। और जो स्पिनोजा है उन्होंने पैंथीज्म की थियोरी दी। और बेकन और लॉक ने ऐसा बताया कि नेचुरल लॉ यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ऑर्डर है, सबको वही फॉलो करना चाहिए। The 18th century saw the growing confidence in the human reason with the so-called age of enlightenment. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको पॉइंट ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे आपने आदि मानव के बारे में सुना है, आदि मानव शायद आपने Yes, पढ़ा ma'am. भी होगा। ओके Yes, ma'am. तो सबसे पहले जब इंसान धरती पे था तो उसके पास ज़्यादा कुछ सोर्सेस नहीं थे, उसके पास इतना इंटेलेक्ट नहीं था, सोर्सेस नहीं थे उसके पास। ओके वो जैसे जंगल में रहता था, जो मिलता था वो खाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसने अपने से हम बोलते हैं उसका डेवलपमेंट होता गया। जैसे फॉर एग्जांपल उसने अग्नि का शोध लगाया। फिर जैसे फॉर एग्जांपल उसने पहिए का शोध लगाया। तो उसने जैसे उसके पास जो एनिमल्स है उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है वो उसने शोध लगाया। सो यहाँ पे धीरे धीरे हम बोलते हैं कि वहाँ से लेके अभी तक का जो हम बोलते हैं कि हर एक टाइप का जो इन्वेंशन हुआ वो कहीं ना कहीं उसके इंटेलेक्ट या हम बोलते हैं कि उसका डेवलपमेंट, उसके पास होने वाले रिसोर्सेज, उसकी वजह से यहाँ पे हमको दिखाई देता है। समझा? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. आगे देखते हैं। द नेचर राइट्स थियरी वॉज कंसिडर्ड टू बी द फिलोसॉफिकल इम्पेटस फॉर द वे ऑफ एब्सोल्यूटिज्म ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जैसे जैसे कोई नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो एज को जो 18th सेंचुरी था तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ एनलाइटमेंट। और नेचर हम बोलते हैं कि यहाँ पे नेचर थियोरी जो हम बोलते हैं कि जो वर्षों से चले आ रही है तो उसको हम बोलते हैं कि एक एब्सोल्यूट हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल ऑर्डर की तरह वहाँ से वो स्वीकारी जा रही है। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? No, ma'am. यहाँ पे No, क्या बताया? ma'am. फिर से बताइए ना। The nature rights theory was considered to be the philosophical impetus for the wave of absolutism during the late 18th century. तो शुरुआत में जब उसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, जैसे नेचर राइट्स थियरी को शुरुआत में जैसे उसको स्वीकारा नहीं गया था, लेकिन जैसे बोलते हैं कि कोई किसी एज का शुरुआत होता है फिर उसका एंड भी होता है। कि फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं ना कि जो हर एक जो चीज़ है जो धरती पे उस वो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय होने वाला है, उसका नाश होने वाला है। एम आई राइट? कि फॉर एग्जांपल 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20 खत्म है, 21। सो कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही जो नेचुरल राइट्स थियरी है तो शुरुआत में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस कि लास्ट हम बोलते हैं कि जब ये सेंचुरी खत्म होने के लिए आई तब उसका एक्सेप्टेंस हुआ था नेचर राइट्स थियरी को। एब्सोल्युटली उसको एक्सेप्ट किया गया था। अभी समझा? अभी समझा? Yes, ma'am. हेलो? हेलो? Yes, ma'am. अभी समझा क्या? अभी समझा? डू यू अंडरस्टैंड राइट नाउ? क्या अभी भी समझ? नो मैम। No, ma'am. नहीं समझलं. ओके यहाँ पे क्या बताया? नेचर राइट्स थियरी वाज Yes, ma'am. कंसिडर्ड टू बी द फिलोसॉफिकल impetus
for the way of absolutism during the 19th century. तो जैसे फॉर एग्जांपल नेचर राइट थ्योरी पे जैसे आपको यहाँ पे देखिए अचीवमेंट्स किसी का जो जो अचीवमेंट्स है न्यूटन का लॉ है, गैलीलियो का है, हॉब्स का है, जॉन लॉक है, बाकी के जो हम बोलते हैं कि फिलोसोफर थे स्पिनोजा है और बैकन और लॉक है, उन्होंने सबने भी अपना अपना फिलोसफी दिया, अपना अपना एक्सपीरियंस बताया थ्रू राइटिंग या थ्रू डॉक्यूमेंट, एम आई राइट? थ्रू राइटिंग या थ्रू डॉक्यूमेंट अपना एक्सपीरियंस बताया, हाँ या ना? यस मैम। हाँ हाँ यस यही मैम। बताया। लेकिन शुरुआत में जैसे कोई भी चीज़ हम बोलते हैं कि जब नया करने हम कुछ जाते हैं तो लोग उसका क्या करते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसको जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं नहीं। नो मैम। नहीं, क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं, क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं, उसका बुलाते हैं। हाँ हाँ उसका हम बोलते हैं कि विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसको सही तरीके से लोगों को समझाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। हाँ, लोग किस पे भरोसा करते हैं, प्रूफ पे भरोसा करते हैं, एविडेंस पे भरोसा करते हैं। कि फॉर एग्जांपल जब हम सुप्रीम कोर्ट, आपको सिंपल से एग्जांपल दीजिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या मांगते हैं, अगर आप सही है तो आपके पास वो क्या मांगेंगे, अगर आप सही है कोई प्रूफ केस चल मांगो। रहा है प्रूफ प्रूफ। मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे ना। तो ये लोगों ने सब कुछ यस बताया, मैम। फिर भी लोगों ने शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होने को आई, ईयर खत्म होने को आया, तभी लोगों को समझ में आया कि ये लोगों ने जो बताया था तभी ये सही था, नेचुरल राइट्स हमको क्यों बताया गया है। जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एनर्जी की बात, मैं आपको रोज एनर्जी के बारे में बताई कि जो एनर्जी आप दूसरों के प्रति फेंकते हैं वही एनर्जी आपको मिलेगी। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बहुत गुस्से से देख रहे हैं तो अब क्या लगेगा, आपको सामने वाला बहुत अच्छी तरीके से देखेगा, मन में कड़वाहट है तो आप गुस्से से आप देख रहे हैं, मन में कड़वाहट है तो आपको क्या लगता है कि वो सामने वाला बहुत अच्छी तरीके से आपसे बात करेगा, हाँ या ना? नो मैम। जनरली नहीं, लेकिन अगर मुझे उससे अच्छी तरीके से बात करनी है तो मैं अच्छी तरीके से ही बात करूँ, उसका व्यवहार कुछ भी हो तो मैं अच्छी तरीके से ही बात करूँगी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, दैट इज कॉल्ड नेचुरल थियरी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल थियरी। अभी समझा? अभी समझा? यस मैम। हाँ, यस मैम। अभी देखिए the gleams of this streak of the thought are seen in the French Declaration of the Rights of the Man and the Citizen, in American Declaration of Independence, in various constitution of the state and in UN document of the human rights। तो जब हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंच डिक्लेरेशन हुआ था। तो जैसे फ्रेंच डिक्लेरेशन में सबके लिए हक है, मीन्स पुरुषों के लिए भी वैसा ही हक है और जो औरतें होती हैं उनके लिए भी वैसा ही हक आपको दिया गया है। लेकिन जैसे ये राइट या हम बोलते हैं कि इसको हमारे भारत में अगर अप्लाई करना हो, हमारे इंडिया में अप्लाई करना है, तो कुछ साल ज़रूर लगेंगे, हमारे कुछ साल ज़रूर लगेंगे, हाँ या ना? यस मैम। कि यस जैसे मैम। फॉर यस एग्जांपल हमारे देश मैम। में अभी भी हमारे देश में कुछ गांव हैं या कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा भी नहीं मिलती, शिक्षा में पढ़ाया नहीं जाता है, उनको सिर्फ हम बोलते हैं कि उनकी जो थोड़ी सी मेंटालिटी होती है, जो हम बोलते हैं कि जो समाज की थोड़ी मेंटालिटी है, पढ़ लिख के लड़की क्या कर लेगी, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि पढ़ लिख के उसको क्या करना है, सिर्फ चूल्हा जलाना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों को संभालना है। लेकिन आजकल का ट्रेंड थोड़ा सा बदल चुका है, अगर वो पूरा घर अपनी उसका जो बोलते हैं कि घर की जो जिम्मेदारी होती है वो शिक्षित होगी, वो पढ़ी लिखी होगी तो पूरे घर को कैसे संभाल पाएगी, अच्छी तरीके से संभाल पाएगी ना, अच्छी तरीके से संभाल पाएगी, अपने बच्चों को यस अच्छी मैम। तरीके से पढ़ा पाएगी। तो दैट इज द थिंग, अगर ये बात हमको समझानी है तो लड़कियों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। कि जैसे दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों को जितना रिस्ट्रिक्शन बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल सात के शाम को लड़कियों को बाहर नहीं निकलती, तो कुछ टाइम लड़कों के लिए भी सेट करना चाहिए, कुछ टाइम लड़कों के लिए भी सेट करना चाहिए। शायद आपने देखा हो सोसाइटी में कि जो कुछ बच्चे होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि
आप अच्छे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कि आपको ऐसी कुछ संगत मिल गई या कुछ ऐसे गंदे बच्चे मिल गए जिसके साथ आप रहने लगे, सिगरेट पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, या हम बोलते कि कुछ और करने लगे, तो ये आपका पूरा लाइफ कैसा हो जाएगा? पूरा लाइफ कैसा हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एम आई राइट? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, अगर Yes, आपको ma'am. रोक लगाई जाए घर में, इतने बजे घर में होना चाहिए, या हम बोलते कि फॉर एग्जांपल बाहर नहीं जाना है, आपको जब रिस्ट्रिक्शन रोक टोक लगाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ पीछे उसका रीज़न होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम लाइफ के लिए क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्या हो सकती है? हार्मफुल हो सकती है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? हेलो? Yes, ma'am. ओके। Yes. Yes, ma'am. देखिए फॉर एग्जाम्पल आगे बात करते हैं। The Universal Declaration of Human Rights. After the positivists, the pragmatists, the pragmatists and the utilitarians propound their theories. It was found that all theories were deficient in the some way or another. कि सब लोग हैं जो इतना इतना थियोरी लेके आए, सब बोलते गैलीलियो, जॉन लॉक, हॉब्स, नेचर राइट्स थियोरी पे उन्होंने अपना अपना कुछ लिखा, अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोलते कि जो हम बोलते कि समाजवादी लोग थे, या हम बोलते कि राज्य प्रेगमाटिस्ट मीन्स राज्य कारभारी संबंधी, हम बोलते कि जो रिलेटेड, हम बोलते कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाले हैं, और हम बोलते हैं यूटिलिटेरियन जो इस्तेमाल करने वाले मीन्स सिटीजन, तो उन्होंने सबने ये थियरीज को अपनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ये थियरीज में डिफिशिएंट मीन्स कमियां महसूस हुई। आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सो द रिवाइवल ऑफ द नेचर राइट्स थियरी, और नेचर राइट्स थियरी में जैसे थोड़ा सा और चेंज का बना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। इट वॉज फाउंड नेसेसरी टू हैव एन एक्सक्लूसिव एंड कोर postulate and for universal system of the rights and the recognition of the individual freedom and autonomy. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे दिखा गया, इट वाज फाउंड नेसेसरी टू हैव एन एब्सोल्यूट कोर पोस्टुलेट, मीन्स हम बोलते कि हमारा खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो यूनिवर्सल सिस्टम है, यूनिवर्सल राइट्स हमको दिया गया है, वो हर जगह हर एक देश में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और हम बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम, और हम बोलते हैं ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, तो जैसे बोलते हैं कि उसका महत्व हमें समझ में आना चाहिए। समझा या नहीं? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then next point is modern human rights core theories seem to be um, reiteration of the concept of the natural necessity। तो जितना भी मॉडर्न थियरीज हैं कि उसको हम बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं नेचर राइट्स थियरी से वो जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो वापस कहीं ना कहीं अलग अलग फॉर्म में हमको दिखाई देता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये नाम सुना होगा आपने, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सुना Yes, है? ma'am. हाँ, आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ओके, उनके वहाँ पे जैसे उनकी बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि घर का स्ट्रक्चर है, या हम बोलते हैं कि इनकी गटर व्यवस्था है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से वैसा बनाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, तो उसमें थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है आपको, चेंज दिखाई देता है, हर एक का आपका स्ट्रक्चर अलग दिखाई देता है। Yes, ma'am. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पुराने घर में रहते हैं, ओके, 50-60 साल हो गए, 40-50 साल हो गए, पुराने घर में रहते हैं, तो कभी ना कभी हम सोचते हैं ना कि अभी नया घर बनाया जाए, नया घर होना चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द, हम बोलते कि पुराने घर में कितने दिन रहेंगे, और नया घर बांधते हैं, नया मकान बनाते हैं, अच्छा फैसिलिटी वाला मकान बनाते हैं, हाँ या ना? सोचते हैं ना? सोचते हैं ना? Yes, ma'am. हाँ, सो इट इज कॉल्ड रिंटरेशन, मीन्स हम बोलते कि पुनरावर्ती, मीन्स हम बोलते कि वो कहीं ना कहीं घर तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसमें थोड़ा सा चेंज करके और फैसिलिटी डाल के वहाँ पे हमको और अच्छी तरीके से रहना है। समझा? समझा? Yes, ma'am. हाँ, if one Yes, adopts ma'am. certain human rights as norms,
one can produce certain kind of the society that is desirable, Yes, and the ma'am. modified nature rights or core theories have greatly influenced the conventional international human rights theory. तो जो हम बोलते हैं कि जो नेचर राइट्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, या हम बोलते हैं कि जो कोर थियरीज है वो एक्चुअली जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स थियरी है ना, जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कहीं ना कहीं वो कि हर एक राज्य में या हर एक देश में या हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं, जैसे हम बोलते हैं कि वो थियरी का अप्लीकेशन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो किससे प्रभावित है? क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स थियरी वहाँ पे उसको डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद उसको हर एक राज्य में, हर एक देश में उसको इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। समझा? समझा? Yes, ma'am. हाँ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे देखिए, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर confirms the recognition of this thought as important and basic with the opening statement of the declaration in the declaration, where is the recognition of inherent dignity and of equal or inalienable rights of all the members of the human family is foundation of freedom, justice, peace in the world. तो लास्ट में उसका मतलब क्या हो, पूरा थीम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो सब जगह कैसा होना चाहिए, वहाँ पे इंटरनेशनल हम बोलते कि लेवल पे जब उसका डिस्कशन किया जाता है, ये थियरी अप्लाई किया जाता है, वो कहीं ना कहीं हम बोलते कि कोर थियरीज में या मॉडर्न नेचर राइट्स में उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ह्यूमन फैमिली की बात करते हैं तो ह्यूमन फैमिली के लिए, सबके लिए फ्रीडम, जस्टिस, पीस सब अपने वर्ल्ड में बनाए रखें, अपनी फैमिली में बनाए, कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमको, जब हम सुधरेंगे तभी समाज सुधरेगा, जब समाज सुधरेगा तभी देश सुधरेगा। समझ में आया? जब समाज सुधरेगा तभी देश सुधरेगा। पूरे Yes, देश ma'am. को हम नहीं बदल सकते, तो हम खुद को बदल सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल, आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूँ कि फॉर एग्जांपल चीटिंग करके पास होना या मेहनत करके पास होना, तो किसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा आपको? चीटिंग करके पास होना या मेहनत करके? मेहनत कर भले ही आपके कम मार्क्स है, लेकिन आपको जितना पूछा जाए आपको सब कुछ सवाल के जवाब आपको आते होंगे। आपको मेहनत किया है आपने, रात दिन मेहनत किया, आपने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि हाँ ये मेरा मेहनत का है। अगर वही चीटिंग वाले को पूछा जाए, जितने चीटिंग करके वो पास हुआ, उसको पूछा जाए कि बाबा इसका आंसर क्या हुआ, तो उसको आंसर देने को आएगा? वो आंसर दे पाएगा? कैन ही गिव द आंसर प्रॉपरली? Can he give the answer No, properly? ma'am. No. Okay. No. So that is the thing. That is the thing. कि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं परिश्रम, कहीं ना कहीं मेहनत और ऑनेस्टी वहाँ पे होना चाहिए। ऑनेस्टी वहाँ पे होना चाहिए। समझा? समझा? ओके, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was adopted by United Nations General Assembly on the 10th December 1945 at Paris, and the direction of the Division of the Yes. Human Rights within the United Nations Secretariat, Mr. John Peters Humphrey was the main person to draft the declaration. There were 48 states favoring the adoption of the declaration and 8 states abstained it. तो हम अभी तक जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ते रहे, यूडीएचआर जिसको बोला जाता है, यूडीएचआर, उसकी असेंबली हुई, जनरल असेंबली हुई। तो उसका मीटिंग हुआ, कब हुआ? 10 दिसंबर को 1945 में पेरिस में उसका असेंबली हुआ, उसका मीटिंग हुआ। तो उसको जो हम बोलते हैं कि उसके जो डायरेक्टर थे, तो उनका नाम क्या था? जो सेक्रेटेरियन थे, डायरेक्टर थे, उनका नाम क्या था? मिस्टर जॉन पीटर हैम्फरी। वो मेन पर्सन थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया था डिक्लेरेशन कि कैसा होना चाहिए। देन देयर वर